सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनको इन्वाइट किया गया था इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के रूप में, पर उन्होंने कहा कि वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है तो आ नहीं पाएंगे। तो हमने कहा मत आओ। फिर हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर दिया, तो वो आ रहे हैं इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन करके। तो आपको याद रखना है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। और अभी 2023 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। और हमने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में कि अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट कौन थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, वो थे। दूसरी बार 1951 में कौन थे? नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर विक्रम शाह। और अब 2024 में होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और 2024 में हम कौन से नंबर का रिपब्लिक डे मनाएंगे? 75वां। क्यों मनाते हैं आपको बताइए? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। कितने समय में बनके तैयार हुआ था हमारा संविधान? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और फ्रांस में स्टैटिक आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी पेरिस है, जहां पे 2024 में समर ओलंपिक होंगे और करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो आंसर होगा भाषिनी AI। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था अभी काशी तमिल संगम का आयोजन ये हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो वहीं पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, अब वो भाषण तो हिंदी भाषा में ही देंगे, तो उनके उस भाषण का वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में तमिल भाषा में अनुवाद किया इस भाषिनी AI ने। अब भाषण उन्होंने कहाँ पे दिया? काशी तमिल संगम में। तो वहां पे एक तो हिंदू भाषी लोग थे और एक तमिल भाषी लोग थे। अब जो तमिल बोलने वाले हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए तो तमिल में बोलना पड़ेगा और मोदी जी को तमिल नहीं आती, तो उन्होंने भाषण तो दिया हिंदी में और उनके उस भाषण को अनुवादित कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया तमिल भाषा में तमिल भाषी लोगों के लिए इस भाषिणी AI ने। और रियल टाइम में किया, मतलब जैसे जैसे वो हिंदी में बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे उधर ट्रांसलेट होता गया। तो भाषिणी AI ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसका काम यही है, रियल टाइम में अनुवाद करना, जिससे देश के भीतर जितनी भी भाषाएं हैं उनके बीच संचार को बढ़ावा दिया जा सके। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है, लेकिन जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपने पढ़े होंगे वो सारे के सारे आज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना ताकि ये चीजें आपको याद होती हुई चले, क्योंकि ये शीट में कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो आपको याद है भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। अभी ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारत में। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च हुआ तिरुवनंतपुरम केरल में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटबुक, जिसका पहले नाम फेसबुक हुआ करता था, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के AI आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। और मेटा से मैंने आपको बताया था कि इसने ट्विटर को काउंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम थ्रेड्स रखा था। अच्छा, किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन AI को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी की ब्रिटेन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत को 5वें स्थान पर रखा, टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया था। और अभी जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, तो ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं और राफेल नडाल जो कि स्पेन की टेनिस प्लेयर हैं।
और ओपन एआई जो कि यूएस की कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी और ये एग्जाम में पूछी गई 2 बार। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। वैसे अभी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, जिसका नाम सुवास है। अभी ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था कृत्रिम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बने थे वो सारे मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए। एक तरह से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ही हो गया डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। ध्यान रखना इनको, पढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 जीता? तो आंसर होगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। इन दोनों बुकों ने, तो संयुक्त रूप से इन दोनों बुकों को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 दिया गया है। एक बुक है विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, और इसको लिखा किसने है? टी.एन. हरी और बाला श्रीनिवास ने। और दूसरी बुक है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं कृष गोपाल कृष्णन और कृष्णन नारायणन। इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है, जो ये आपस में बांट लेंगे। बाकी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सन 2020 से। कौन देता है? इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा दिया जाता है और इंडियन बिजनेस पर लिखी गई पुस्तकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा रिवीजन में, बुक से संबंधित ये सारे अवार्ड्स वाले प्रश्न होंगे 2023 में हमने पढ़े हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि 32वां व्यास सम्मान किसे मिला था? आप जानते हो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था 2022 के लिए। उनके उपन्यास, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर होगा पागलखाना। अभी 33वां व्यास सम्मान मिला 2023 के लिए पुष्पा भारती को। उनके उपन्यास का नाम क्या है? यादें यादें और यादें के लिए। उसी तरह से 32वां सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी को। उनके उपन्यास का नाम क्या है? सूर्यवंशम। अभी याद है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं ये जरूर याद रखना है, 24 भाषाओं में। 22 तो आपके 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा हो गई। जिसमें हिंदी का हमने पढ़ा, संजीव को मिला उनकी पुस्तक मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को उनके नॉवल रैक्यूम इन राग जानकी के लिए। 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर माउजो को 2022 के लिए, और उससे पहले 56वां मिला था नीलमणि फूकन को 2021 के लिए, और इनका तो निधन हो चुका है। बाकी मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार इसे माना जाता है, और 23 भाषाओं में ये दिया जाता है। 22 तो 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी भाषा हो गई, ये भी याद रखना। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला था अभी जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, ये बुल्गारिया के लेखक हैं। इनके उपन्यास का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। और बुकर पुरस्कार 2023 मिला पॉल लिंच को, ये आयरलैंड के लेखक है, और इनके उपन्यास का नाम, नॉवल का नाम है प्रॉफेट सॉन्ग। वहीं पेरुमल मुरुगन आप जानते हो, जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला किस उपन्यास के लिए? फायर बर्ड के लिए। तो मैंने आपको कहा था ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैं आपको ऐसे ही प्रश्न रिवाइज कराऊंगा 2023 से, जिसमें उनकी किसी न किसी बुक्स को अवार्ड मिला है या उस बुक्स के लिए अवार्ड मिला है। तो ये सारी बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई। देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, बुक्स पूछ सकते हैं, बंदे का नाम पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखनी है। और उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। एक बार चेक जरूर करें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया, नहीं करा तो कर दो, क्योंकि आप भूल जाओगे लास्ट में। मैं याद दिला रहा हूं तो याद आ जाएगा आपको भी, कर दोगे। और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसलिए इनका टेस्ट में तैयार कर देता हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया। वे किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? तो आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी एक प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। उन्हें महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके सम्मान के लिए, उनके काम के लिए 2007 में पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। वे 1995 से लेकर 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। वैसे वो
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित एक सामाजिक सेवा संगठन है गिल्ड ऑफ सर्विसेज उसकी थी और 1972 में उन्होंने वॉर विंडोज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। नाम है डॉक्टर बी मोहिनी गिरी। अच्छा, इसी तरह से ये 2-3 नाम मैं आपको और याद दिलाऊंगा। एक तो ये याद रखना, जयंती पटनायक का नाम, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, इनका भी अभी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती थी, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका भी अभी निधन हो गया। और अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर थी सिंधु ताई सपकाल, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी दिसंबर 2023 में कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया? तो आंसर होगा अंगोला। तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है अंगोला, जिसने अभी उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति जताते हुए ओपेक छोड़ने की घोषणा कर दी। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और अभी सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी और यहीं पे ये फैसला लिया गया था कि अंगोला देश को उत्पादन में कमी करनी चाहिए जिससे तेल की कीमतें बढ़ें। अंगोला ये 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था और अभी उसने उत्पादन में कटौती करने से मना कर दिया और फाइनली वो ओपेक से बाहर हो गया। और आपको याद हो, डेली करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हो तो आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इक्वेडोर और कतर भी ओपेक से अलग हो गए थे। ओपेक फुल फॉर्म देखो इसकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैंने कहा ना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 में। इसे शुरुआत में सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक ने बनाया था। हेडक्वार्टर याद रखना जरूर, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो, ये अंगोला देश न्यूज में आ गया तो यहाँ के स्टैटिक आपको पता होने चाहिए। कैपिटल क्या होती है इसकी? लुआंडा होती है। करेंसी है अंगोलन क्वांचा और प्रेसिडेंट है जोआओ लोरेंको। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि मलिमत, इन्होंने लाइव वीडियो सुनवाई को शुरू किया। तो इसमें अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालतों को शामिल किया गया। तो अब पाटन और सिहोरा के बाद प्रदेश की सभी निचली अदालतों की सुनवाई लाइव होगी। तो याद रखना कि देश में पहली बार किसी राज्य के हाईकोर्ट में सभी जिला तहसील अदालतों की लाइव व्यवस्था की गई। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पे हाईकोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जानते हो हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ये रही थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देना, ये होमवर्क प्रश्न है आपका। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी, क्या नाम है उनका? इनका नाम अभी फिर से न्यूज में आया था क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। नाम बताओ। बाकी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं तो याद रखना, देश की सबसे बड़े हाईकोर्ट परिसर बनकर ये तैयार हुआ। कहां पे? झारखंड के रांची में। और हाईकोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो आर्टिकल 32 आंसर होगा। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। अभी राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। तो देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया था गुजरात हाईकोर्ट में। और वैसे भारत में टोटल हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। 25वां बना आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। यहाँ पे हाईकोर्ट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न रहे थे रिलेटेड टू हाईकोर्ट, मैंने आपको रिवाइज करा है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जी का जन्मदिन होता है इस दिन, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया था। और अब आप कहोगे एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, वो कब होता है? 14 मार्च को होता है। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इसी से इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा तो महीना हो गया मार्च का और 14 इसकी तारीख हो गई। एक प्रश्न याद रखना, करंट अफेयर्स में पढ़ा था अभी, 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो रुईजियांग झांग को मिला। जबकि एबल पुरस्कार भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 2023 के लिए ये दिया गया था लुइस कैफरेली को। अब ये होमवर्क प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है
और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये 2 कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बनता है आपके लिए। और स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं ये भी आप बता देना। बाकी अभी मैं आपको दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करा देता हूँ। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। बीएसएफ ने और नागालैंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हो गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हो गया। मैंने आपको बताया ना, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बाकी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी होता है इस दिन। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हो गया, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी होता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हो गया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, एक यूनिसेफ डे भी होता है इसी दिन। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हो गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हो गया। 18 दिसंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में आपने मनाया था। तो दिसंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख, फिर बताओ अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट को किसने जीता? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुकेश और इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने किसे हराया? पेंटाला हरिकृष्णा को। और इसमें तीसरे स्थान पर रहे अर्जुन एरिगेसी। और डी गुकेश से आपको याद आएगा ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अब यहाँ पे चेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। आपको पता है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें 1991-92 में सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे अभी इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, अगर पूछ ले कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हो ही गए। अभी जो आपका चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। इसमें पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन थे, ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। और दूसरे स्थान पे रहे थे आर प्रज्ञानानंद। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। और ये भी याद रखना, फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 इटली में हुआ था और इसको रौनक साधवानी ने जीता, ये नागपुर से हैं। और ये प्रश्न और जोड़ लो यहाँ पे कि अगले साल जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होगा वो कहाँ पे होगा? टोरंटो कनाडा में होगा। बाकी वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और पिछले साल जो 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था 2022 वाला, पहली बार भारत में हुआ था ये चेन्नई में, उसका शुभंकर था थम्बी। और अगले बार 2024 में ये हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आरकेडी और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथ आनंद। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी चेस की बात होती है कि आपका जो चेस बोर्ड होता है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एज ए स्टैटिक की टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? तो याद रखना 204 है। 64 मत करके आना, वो पहला ऑप्शन आपको सिर्फ 64 का ही देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस नाम से एक अभियान शुरू किया है। सांस की फुल फॉर्म क्या हो गई? देखो, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। निमोनिया ये मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। तो इस अभियान का उद्देश्य यही है कि निमोनिया की रोकथाम, उसके टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। आपको यह भी बता दूं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की टोटल मृत्यु में 15% तो निमोनिया के कारण ही होती है। निमोनिया की बात करें, ये वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होने वाली फेफड़ों की बीमारी है, जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों में वायु की जो थैली होती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें मवाद भर जाती है। परिणाम स्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है बच्चों को। अब निमोनिया की बात छिड़े तो ये डे जरूर याद रखें। वर्ल्ड निमोनिया डे कब होता है?
12 नवंबर को होता है। और ये प्रश्न भी अच्छा है कि भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट छांट करके लेकर के आता हूँ आपके लिए। अब बताओ अगर पता है तो इसका उत्तर तो वैसे मैंने लिख ही दिया, न्यूमोसिल आंसर होगा। इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। लेकिन बात यहाँ पे मणिपुर की भी हुई है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके होता है। अच्छा सबसे पहले तो ये याद रखना कि मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे पूरे भारत की सबसे बड़ी तो वुलर झील है। और इस लोकटक झील में आपको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा, जिसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। और यहाँ पे एक हिरण आपको मिलेगा जो उछलता रहता है, इसीलिए उसको डांसिंग डियर कहते हैं। उसका नाम संगाई है, संगाई हिरण। और उसी के नाम पे एक फेस्टिवल होता है संगाई फेस्टिवल, वो मणिपुर में ही होता है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल भी है। लाई हरौबा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव यहाँ पे होता है। एक योसांग उत्सव यहाँ पे मनाया गया। हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। शुमंग लीला फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। एक गान नगाई उत्सव हमने यहाँ पे मनाया। शिरुई लिली महोत्सव ये यहाँ पे मनाया जाता है। शिरुई लिली याद रखना मणिपुर का राजकीय पुष्प है। अभी 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान भी माना जाता है। अच्छा मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। और आपको याद हो तो अभी मणिपुर के काले चावलों को जीआई टैग मिला था। यहाँ के हाथी मिर्च को और तामेंग लोंग संतरे को भी जीआई टैग मिला था। और अभी मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? सिद्धार्थ मृदुल बने थे, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर बताओ अभी हाल ही में किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा एनटीपीसी कांति। एनटीपीसी कांति ये बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी की एक इकाई है, यूनिट है। इसे जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे अभी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता यानी कि इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में फिक्की जल पुरस्कार मिला है। इस साल ये इस पुरस्कार का 11वां संस्करण है। तो जल संरक्षण और प्रबंधन यानी कि जल के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है औद्योगिक कंपनियों को। तो इस बार एनटीपीसी कांति को मिला। फिक्की की बात करें, फुल फॉर्म हो गई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और अभी इसके नए अध्यक्ष बने अनीश शाह। एनटीपीसी की भी बात कर ले, ये एक महारत्न कंपनी है। स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। वैसे अभी एनटीपीसी भी काफी चर्चा में रहा। जैसे कि अभी आपको याद हो तो एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 को जीता। एटीडी मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ये दिया किसने? अमेरिका ने। और एनटीपीसी को टीम मार्क्समैन ने मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 के रूप में मान्यता दी थी। और अभी एनटीपीसी बोंगाई गांव जो कि असम में है, इसको ग्रीन टेक फाउंडेशन ने CSR और पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में 2 पुरस्कार दिए थे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, अगर सोचा हो कि लास्ट में करेंगे तो अब मैं याद दिला देता हूं, अब कर दो। और हाँ प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखेंगे 5000 लाइक का, और देखेंगे कितना जल्दी हम इसे अचीव कर ले आपकी मदद से। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, देखो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। अगला प्रश्न पूछा, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो को चंद्रयान 3 के लिए। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला किसे? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी के। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कौन? संजय सिंह। किसे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बोधना शिवानंदन को। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने कौन? रमन सिंह। किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने कौन? अमिताभ बच्चन। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन गए कौन? तो आंसर होगा AK मोहंती। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।